हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। इकतारा भाग 3 आज आपके लिए लेकर आए हैं। कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक है। इसमें से हमने बहुत सारे चैप्टर अपने चैनल पर हल करके डाल दिए हैं। सभी सवालों के हमने हल करके समझा करके आपको बताए हैं। यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 17 को, जिसका नाम है खेल प्रतियोगिता। तो बच्चों, पहले पाठ के अंदर के सवाल हल करेंगे। इसके लिए हमें पाठ को पूरा पढ़ना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक चित्र भी दे रखा है, ये देखिए, जिस पर 1 से लेकर के, यहाँ आप देख सकते हैं 1 से लेकर और यहाँ 60 तक संख्याएं लिखी हुई है। ये 60 लास्ट है और ये 1 स्टार्टिंग है। अब पहले इसको पढ़ते हैं। ढोलकपुर गांव में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पहली प्रतियोगिता दौड़ की रखी गई, जिसमें खरगोश, बिल्ली और चूहे ने भाग लिया। किस किसने भाग लिया? खरगोश, बिल्ली और चूहे ने। जब दौड़ शुरू हुई तो खरगोश ने 4-4 की, बिल्ली ने 3-3 की और चूहे ने 2-2 की छलांग लगाकर दौड़ना शुरू किया। इस दौड़ में खरगोश ने सरपट दौड़ लगाई तथा सबसे पहले गंतव्य स्थान तक पहुंचकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। बिल्ली ने दूसरा व चूहे ने अंतिम स्थान प्राप्त किया। तो बच्चों, ये ध्यान रखना है, खरगोश ने 4-4 की कूद लगाई है, यानी 4 अंकों पर एक साथ पहुंचा है वो लांग कर। पहले 4 पर, फिर 4 उलूंगा तो 8 पर, फिर 8 के बाद 4, 12 पर, ठीक है ना। और बिल्ली ने लगाई है 3-3 की और चूहे ने लगाई है 2-2 की। दी गई पगडंडी पर चूहे, बिल्ली और खरगोश को रेस पूरी करने के लिए उन्हें 60 तक पहुंचाओ। तो 60 लास्ट संख्या थी, हमने देखा था चित्र में। तो यहाँ पर प्रश्न है, चूहे ने कौन कौन सी संख्याओं पर छलांग लगाई? अब चूहा 2-2 की छलांग लगाता है, तो 2 पर, 4 पर, 6 पर लिखा हुआ है। 6 के बाद 8, 10, 12, 16, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60। तो वो 60 पर पहुंच जाता है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, 32 तक जाने के लिए खरगोश को कितनी छलांगें लगानी पड़ेंगी? तो खरगोश लगाता है 4-4 के अंतर पर। तो पहली छलांग 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, यानी कि उसको कितनी छलांग लगानी पड़ी? 8। तो यहाँ हम लिख देंगे 8। तीनों में से 27 पर किसने छलांग लगाई? तो 27 पर कौन ने लगाई है? 3-3 की कूद लगाई है बिल्ली ने। तो 3 के पहाड़े में 27 आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिल्ली ने। खरगोश ने कौन कौन सी संख्याओं पर छलांग लगाई? तो यहाँ लिख दिया 4, 8, 12, 16, 20, 24, 20, सॉरी 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 धाए 40, 4 44 और 4 48 और 4 52 और 4 56 और 4 60, ठीक है। तो इस तरह से खरगोश की भी हमने संख्याएं लिख दी हैं। 5वां प्रश्न है, दौड़ पूरी करने के लिए बिल्ली ने खरगोश से कितनी अधिक छलांग लगाई? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बिल्ली और खरगोश। तो खरगोश ने 4-4 की छलांग लगाई 60 तक, तो 15 छलांग लगाई। और बिल्ली ने 3-3 की छलांग लगाई, तो 20 तिया 60, ठीक है ना। तो 20 छलांग लगाई। तो बिल्ली ने खरगोश से 5 छलांग ज़्यादा लगाई, ठीक है। फिर है, जिन जिन संख्याओं पर चूहे ने छलांग लगाई वे संख्याएं 2 की गुणज होती हैं, ठीक है ना। तो चूहे ने 2-2 कूद लगाई है, तो 2-2 की जो संख्याएं लिखी हैं वो 2 की गुणज होती हैं। इसी तरह बिल्ली ने 3 की गुणज संख्याओं पर छलांग लगाई, यानी कि वो संख्याएं 3 के पहाड़े में आ रही हैं। 3 का गुणन है। क्या आप बता सकते हैं खरगोश ने किस संख्या की गुणजों पर छलांग लगाई? तो खरगोश ने 4-4 पे लगाई थी, तो 4 के गुणज पर, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे 4 के गुणज पर। अब है, आओ खेलें खेल। तो देखिए इसमें क्या है, अपने दोस्तों को गोल घेरे में बैठाकर किसी एक बच्चे से 1 बुलवाएं, दूसरे स्थान पर बैठे बच्चे से 2, इसी प्रकार आगे के बच्चे से गिनती को आगे बढ़ाएंगे। जिन बच्चों के पास 5 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं आए उन्हें संख्या नहीं बोलकर जय भारत बोलना है, ठीक है ना। जैसे एक ने बोला 1, दूसरे ने बोला 2, तीसरे ने बोला 3, चौथे ने बोला 4 और 5वां 5 नहीं बोलेगा, जय भारत। फिर छठा 6 बोलेगा,
7, 8 बोलेगा, 9 बोलेगा, फिर 10 पे जय भारत बोलना है, ठीक है ना। इसी प्रकार खेल को आगे बढ़ाएं। आपने कौन कौन सी संख्याओं पर जय भारत बोला, लिखिए। तो यहाँ पर जो संख्याएं आएंगी 5, 10, 15, 20, 25 और 30 और इसी तरह से आगे आती जाएंगी। जिन संख्याओं के स्थान पर जय भारत बोला है वे संख्याएं 5 की गुणज संख्याएं होती हैं। तो यहाँ बच्चों आपको अब तक समझ में आ गई होंगी कि गुणज संख्याएं क्या होती हैं। मोती माला पर 1 से 100 के बीच आने वाले 7 के गुणज लिखिए। तो यहाँ पर 7 के गुणज हैं 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सात 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 दाएँ 70 और 7 77 और 7 84 और 7 91, 91 और 7 98, ठीक है। तो इस तरह से ये 7 की गुणज संख्याएं हो जाएंगी। तो अब है बताओ तो जाने, मैं 8 की एक गुणज संख्या हूँ, मैं 60 और 70 के बीच में आती हूँ। तो 8 के पहाड़े में हम देख लेते हैं 60 और 70 के बीच में कौन सी संख्या आएगी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64। तो 64 60 के बाद में आ रही है और 70 के पहले आ रही है। फिर 8 9 72, 70 से बाद में हो जाती है, इसलिए यहाँ 64 उत्तर आएगा। मैं 7 की 2 अंकों की एक गुणज संख्या हूँ, 7 की गुणज हूँ, ठीक है। मुझे लिखने में इकाई के स्थान पर अंक 3 आता है। तो 7 का पहाड़ा बोलकर देख लीजिए। 7 नाम 63 ऐसी संख्या है जिसमें इकाई के स्थान पर 3 आता है। फिर है मैं 6 की गुणज हूँ, यदि मेरे अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो मैं 6 की दूसरी गुणज संख्या बन जाऊँगी। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या है 42, 6 चौक 24, 6 चौक 24, फिर 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 42 में इसका अंकों का स्थान बदल देते हैं तो ये 42 बन जाती है। तो ये संख्या उत्तर होगा 24। आप भी करके देखो। अपनी अभ्यास पुस्तिका में 100 तक की गिनती लिखिए। यह अपनी कॉपी में अपने आप आपको लिखनी है। 100 तक की गिनती आपको कॉपी में लिखनी है। अब 1 से शुरू करते हुए 5-5 के अंतराल पर आने वाली संख्याओं पर त्रिभुजाकार चिन्ह लगाओ, ठीक है ना। यानी कि 5-5, 5 पे लगाओगे त्रिभुज बना दोगे, 10 पे फिर त्रिभुज बना दोगे, फिर 5 या 15 पे त्रिभुज बना दोगे, फिर 20 पर त्रिभुज बना दोगे, ठीक है। और 6-6 के अंतराल पर आने वाली संख्याओं पर वर्गाकार आकृति बनाकर 5 और 6 के गुणज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको संख्या लिखनी है 100 तक की, और फिर 6 के पहाड़े में जो संख्याएं आती है 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इन पर आयताकार चिन्ह ऐसा वर्ग बना दोगे, ठीक है। आप भी मोतीमाला, जय भारत खेल व संख्या चार्ट की सहायता से अलग अलग संख्याओं के गुणज ज्ञात करके देखो। चूहे की कूद जो 2 से लेकर के और 60 तक की थी, बिल्ली की कूद 3 से लेकर 60 तक की थी। वे संख्याएं जिन पर चूहा और बिल्ली दोनों कूदे वो कौन सी संख्याएं थी। तो बच्चों यहाँ देखिए, आप दोनों की जो संख्याएं मिल रही हैं, तो यहाँ पर देखिए जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो सबसे पहले वो कौन सी है, 6, ये 6 इसमें भी है और इसमें भी है। फिर 12, फिर 12 के बाद में 18, फिर 18 के बाद में 24, 24 भी इन दोनों में है। फिर 24 के बाद में 30, ठीक है, ये इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। फिर 36, ये भी इसमें और 36 इसमें भी है, ठीक। तो इस तरह से ये दोनों संख्याएं जो दोनों में मिल रही हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। ये 60 तक की संख्या हमने जो दोनों में थी लिख दी। 18 के आगे कौन कौन सी संख्याओं पर चूहा और बिल्ली दोनों कूदेंगे लिखिए। तो 18 के आगे हमने इन पर लिख दिया है। अब चूहा और बिल्ली यानी कि 3 के और 2 के, चूहा तो कूदा था 2-2 की कूद और बिल्ली कूदी थी 3-3 की कूद। तो आपको इनमें से ही छांट के आगे 18 से आगे कौन कौन सी संख्याएं लिखेंगे आप। ये हमने लिख दी 24, 30, ये यहाँ लिख दी हमने, ठीक है। ये संख्याएं, इन संख्याओं पर चूहा और बिल्ली दोनों ने छलांग लगाई है, वे 2 और 3 की समान गुणज कहलाती हैं, जिन्हें सार्व गुणज या साझा गुणज कहा जाता है। तो ये परिभाषा है सार्व गुणज की। जो दोनों में संख्याएं मिलती हैं
वो सार्वगुणज कहलाती है। ठीक है बच्चों। संख्या बनाओ, ठीक जगह लिखो। इस खेल में मोनू, मुन्नी, राजू, ढोलू, बोलू ने भाग लिया है। उनके सामने 1 से 9 तक की संख्या कार्ड्स जमे हुए हैं। खेल का नियम यह है कि प्रत्येक खिलाड़ी इन कार्डों में से एक बार केवल 2 कार्ड उठाएगा और इन अंकों से संख्या बनाएगा। आगे पीछे जमा कर उनसे बनने वाली संख्याओं को नीचे बने गोल घेरों में लिखेगा। ठीक है। मुन्नी कहती है, देखो मैंने 9 और 6 उठाया है मोनू। इससे बनने वाली संख्या है 69 और 96। ठीक है ना। अगर 9 को 6 को पहले इधर लिख देंगे दहाई पर और 9 को इकाई पर तो 69 बन जाएगी, और 6 को इकाई पे और 9 को दहाई पे लिख देंगे तो 96 बन जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से इसकी 2 संख्याएं बन जाती हैं। राजू कहता है, ठीक है मुन्नी, लेकिन तुम इन्हें किन घेरों में लिखोगी? तो मुन्नी क्या कहती है, देखिए, मैंने इन्हें इस प्रकार लिखा है राजू, ये देखिए। तो राजू कहता है, तुमने 69 को 3 के घेरे में ही क्यों लिखा है? तो मुन्नी कहती है, देखो राजू, मैंने पहले 69 में 2, 3, 4 और 5 का भाग दिया है, यानी 96 जो क्या है 2 का गुणज है, और 96 और 69 दोनों ही 3 के गुणज है, और 96 4 का भी गुणज है, और 5 के गुणज इनमें से एक भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसने भाग देकर देखा है मुन्नी ने, ये देखिए, जब उसने 69 में भाग दिया तो पूरा पूरा भाग नहीं गया। ठीक है, नीचे शेष 1 बच गया। 69 में 3 का भाग दिया तो पूरा पूरा भाग गया, नीचे 0 बच गया और 23 उत्तर आ गया। 69 में 4 का भाग दिया तो नीचे 1 बच गया। ठीक है ना। तो यानी कि 69 में 4 का भाग भी नहीं जाता है, और 69 में 5 का भाग दिया तो भी पूरा पूरा नहीं गया, नीचे 4 शेष रह गया। ठीक है। तो बच्चों आपको भाग तो आते ही होंगे। अगर आपको भाग नहीं आते हैं तो आप भाग वाले जो चैप्टर हैं उनको हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर केवल किसका भाग गया है? पूरा पूरा 3 का भाग गया है 69 में, यहाँ पर 3 का भाग। ठीक है। और 96 में 2 का भी गया है, 4 का भी गया है और 3 का भी गया है। ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ केवल 3 का ही 69 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, बाकी में शेषफल बच रहा है, इसलिए 69 केवल 3 का गुणज होगा। क्या आप बता सकते हैं मुन्नी ने 96 को 2, 3 और 4 के घेरे में क्यों लिखा है? तो मैंने आपको कारण बता दिया, क्योंकि 96 में 2 का भी पूरा भाग जाता है, 3 का भी पूरा भाग जाता है और 4 का भी पूरा भाग जाता है। ठीक है। आप भी अपने मित्रों के साथ इस खेल को खेल कर देखिए और पता कीजिए कौन सी संख्या किस घेरे में आएगी। ठीक है। तो इस बच्चों ये खेल आपको अपने दोस्तों के साथ खेल कर देखना है। अब है पता कीजिए, जैसे बिल्ली और खरगोश ने बार बार संख्याओं पर छलांग लगाई, आप भी वैसे ही संख्या 3 एवं 4 पर छलांग लगाकर गुणज लिखिए। ठीक है। तो आप 3 और 4 यानी 3 3 की छलांग और 4 4 की छलांग, जैसे खरगोश ने लगाई थी 4 पर और बिल्ली ने लगाई थी 3 की, तो हम इनको पहले भी लिख चुके हैं ऊपर, आप अपने आप उनको देख करके फिर लिख लीजिए। फिर दूसरा है 4 और 5 का सबसे छोटा समान गुणज लिखिए, यानी कि 4 और 5 का। तो 4 और 5 का सबसे समान गुणज कौन सा होगा? 4 का गुणज है 4, 8, 12, 16 और 20। ठीक है ना। और 5 का गुणज है 5, 10, 15, 20। तो सबसे पहले कौन सी संख्या मिल गई? 20। तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर 20। 60 तक की संख्या में 2, 3 एवं 4 के सारगुणज पता करके लिखिए। जो हमने संख्या ऊपर लिखी हैं खरगोश, चूहे, बिल्ली की 60 तक की, उनमें से जो संख्याएं मिल रही हैं वो हैं 12, 24, 36, 48 और 60। ये तीनों की सारगुणज है। 40 कौन कौन सी संख्याओं का गुणज होगा? 40 में किस किस संख्या का भाग जाता है बच्चों? देखो 2 का भाग जाएगा, 4 के पहाड़े में 40 आता है, 5 के में आता है, 8 के में आता है, 10 के में आता है, 20 के में आता है, 40 में 40 का भाग भी जाएगा। संख्याओं 8, 24, 15, 21, 18, 33, 23, 17, 168, 39, 500 में से 2, 3 एवं 5 के गुणज छाँट कर लिखिए। तो यहाँ देखिए 5, 2 के गुणज इनमें से हम छाँटेंगे तो कौन कौन से हो गए? 8, 24, यहाँ 8 आ गया, 24 आ गया, फिर ये
18 को हमने यहाँ लिख दिया। फिर 18 के बाद में 168, फिर 168 के बाद में 500 यहाँ लिख दिया। उसके बाद में संख्या ख़त्म। फिर दूसरे में लिखेंगे 3 के गुणज, 3 का भाग किस में जाएगा? 24 में जाएगा, तो 24 लिख दिया यहाँ। 15 में भी जाता है 3 का भाग, यहाँ लिख दिया। फिर 3 सत्ते 21 और 3 छिंग 18, इन दोनों में भी जाता है तो 21 और 18 भी लिख दिया। फिर 33 में भी जा रहा है तो 33 भी लिख दिया। फिर 168 में भी जा रहा है तो 168 में भी लिख दिया। और 39 में भी जाता है तो यहाँ 39 लिख दिया। और 5 का भाग इनमें से किन किन में जाएगा? 5 का भाग जिनकी इकाई के अंक 5 है या फिर 0 है, तो यहाँ एक तो 15 और दूसरा 500, तो ये दोनों हमने यहाँ लिख दिए। दी गई श्रेणी को समझकर आगे आने वाली गुणज संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर श्रेणी दी हुई है 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, यानी 16 16 जोड़ना है आगे। 16 छः 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 और 16 नब्बे 144। ठीक है, तो आगे आने वाली गुणज संख्याएं हमने लिख दी हैं। अब है विचार कीजिए, संख्या 2 की 2 अंकों के सबसे बड़ी गुणज संख्या कौन सी होगी? तो 2 का पहाड़ा हम बोलते जाएंगे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी आ जाएगी 98। इसके बाद 99 आता है 2 अंकों का, और उसके बाद 100 आता है तो 3 अंकों का हो जाता है, इसलिए 98 सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या 19 किसी संख्या का गुणज है? नहीं, 19 में केवल 1 का ही भाग जाता है या 19 का ही भाग जाता है, और किसी का नहीं जाता। संख्या 5 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो संख्या 5 के प्रथम 5 गुणज 10, 15, 20, 25 और 30, इनमें सब में 5 का भाग जाएगा। अब है बराबर बराबर बंटवारा। तीसरा खेल लड्डुओं को बराबर बराबर बांटने से संबंधित रखा गया। इसमें सुनील और सुमन ने भाग लिया है। खेल का नियम यह है कि इन लड्डुओं को बराबर बराबर बांटने के सबसे ज़्यादा तरीके बताएगा वही इस खेल का विजेता होगा। जैसे कितने लड्डू हैं? ये 12 लड्डू हैं, 12 लड्डू इसके पास हैं। ठीक है, तो सुनील कहता है, देखो मैंने 2 2, 3 3 और 4 4 के समूह में 12 लड्डुओं को इस प्रकार बांट दिया है, मैं यह खेल जीत गया हूँ। वो कहता है सुनील, ठीक है ना। तो सुमन कहती है, अरे नहीं सुनील, आपने इन्हें बराबर बराबर बांटने के पूरे तरीके नहीं बताए, इसलिए आप अभी नहीं जीते हो। तो क्या तरीके उसने, सुनील ने क्या किया था कि 2 2 के लड्डू बांटे। तो 2 2 3 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12 यहाँ हो गए, है ना, इसके 6 समूह बन गए। फिर उसने 3 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, उसने 12 लड्डू के 3 3 समूह में बांट दिए। और फिर 4 4 के समूह में भी बांट दिए। 12 लड्डुओं को 4 4 के समूह बांटे तो 3 समूह बन गए। ठीक है ना, लेकिन क्या इसके अलावा और कोई समूह नहीं बन सकते? बन सकते हैं। इसलिए सुमन कहती है कि आप अभी नहीं जीते हो। तो सुमन ने क्या बताया और आगे इन तरीकों के अलावा कौन से तरीके बताए कि 12 लड्डुओं के 6 भी समूह के बन सकते हैं, 6 इसमें और 6 इसमें, तो 2 समूह बनेंगे, यानी 2 जनों को 6 लड्डू मिलेंगे। और एक एक का भी बन सकता है, एक लड्डू एक को, दूसरा दूसरे को, तीसरा, तो 12 समूह बन जाएंगे, तो 12 लोगों को एक एक लड्डू मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे तरीके थे 12 को अलग अलग बांटने के। और यदि हम पूरे के पूरे लड्डू एक ही व्यक्ति को देते हैं तो एक ही समूह बन जाता है। 12 लड्डू एक को देंगे तो एक ही समूह बन जाता है, तो ये भी एक समूह बनता है। यदि 12 लड्डुओं के स्थान पर 11, 15, 24 लड्डू होते तो बराबर लड्डुओं के कितने समूह बनते हैं, नीचे बनी सारणी में लिखिए। तो यहाँ देखिए 12 के तो बन गए 1 2 3 4 6 12, और 11 के कितने बनते हैं? 11 को बांटते तो 1 और 11। 15 के कितने बनते? 15 के बन जाते 1 बन जाता, 3 3 के 5 समूह बन जाते, और 5 5 के 3 समूह बन जाते, और 15 का 1 समूह बन जाता। 18 के 1 के बन जाते 18, 2 के बन जाते 9 समूह, 3 के बन जाते 6 समूह, 6 के बन जाते 3 समूह, 9 के बन जाते 2 समूह, और 18 का बन जाता 1 समूह। इसी तरह से 24 में 1 2 3 4 6 8 12 और 24 लड्डू का समूह बना करके हम बांट सकते हैं। आइए लड्डुओं के इन समूह एवं उनमें रखे लड्डुओं की संख्या को नीचे बने गुणा चार्ट में लगाकर देखते हैं। तो यहाँ एक गुणा चार्ट बनाया है जो बना हुआ है, और इसमें संख्या लिखी हुई है कि 2 के समूह बनाए तो इस छठे खाने में 12 आ गई, 1 का समूह बनाए तो 12 वाले खाने में आ गई, 3 के बनाए तो यहाँ पर ये वाली संख्या आ गई 4 तिया 12, फिर 4 के बनाए तो 4 तिया 12, फिर 6 के बनाए तो 6 दूनी 12। ठीक है ना,
तो इस तरह से इनको गुणा चार्ट में लिख दिया है। फिर देखिए, अर्थात 1 गुणा 12 बराबर 12, 2 गुणा 6 बराबर 12, 3 गुणा 4 बराबर 12, 12 गुणा 1 बराबर 12, 6 गुणा 2 बराबर 12, 4 गुणा 3 बराबर 12। यहाँ 2 गुणा 6 बराबर 12 का अर्थ है कि 12 संख्या 2 और 6 की गुणज है। 2 और 6 का 12 में पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए 2 और 6 संख्या 12 के गुणनखंड है। फिर देखिए आगे, इसी प्रकार 1, 3, 4 और 12 का भी 12 में पूरा पूरा भाग जाता है। क्या आप 12 के और गुणनखंड बता सकते हैं? लिखिए। तो 12 के गुणनखंड हो गए 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 12 में जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है वे संख्याएं 12 की गुणनखंड कहलाती हैं। पहले हमने गुणज की परिभाषा देखी और ये गुणनखंड की परिभाषा है बच्चों, ठीक है ना, कि किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वे उसकी गुणनखंड होती हैं। अब है टाइलें जमाओ। देवांशु के पास में 16 टाइल्स हैं। वह इन्हें 4, 8 और 16 के समूह में बनाकर नीचे दिए गए अनुसार जमा कर लिख देता है, ठीक है। उसने 4 टाइल जमाई हैं तो 4 ग्रुप में बन गई, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। उसने 8 लाइन जमाई, 8 टाइल जमाई हैं तो 2 लाइन बन गई। उसने 16 लाइन एक ही लाइन में जमा दी 16 की 16 टाइल, ठीक है ना। तो 3 तरीके ये हो गए। जमाई गई टाइलों के पैटर्न को देखकर 16 के गुणनखंड लिखिए। तो इनसे गुणनखंड बन जाएंगे, यानी कि 1 गुणा 16 तो 1 और 16, 8 गुणा 2 तो 2 और 8, और 4 गुणा 4 यानी कि ये 4 आ गया, ठीक है। तो 1, 2, 4, 8 और 16 इसके गुणनखंड होंगे। अब है दिए गए ग्रिड में 20-20 खानों को रंगकर बनाई जा सकने वाली सर्वसंभव आयताकार टाइलें बताइए। तो 20-20 खानों को रंगकर बनानी है बच्चों आपको। तो आप किस किस तरीके से रंग सकते हैं वो इसमें आपको दिखानी है। तो क्या बनने वाली आयताकार टाइलों की लंबाई चौड़ाई संख्या 20 के गुणनखंड है। सोचिए और 20 के गुणनखंड लिखिए। तो 20 के गुणनखंड हमने यहाँ पर लिखे हैं 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो 20-20 टाइलों के हम बना सकते हैं कि 20 टाइलों को हम ये, जैसे एक लाइन में कितनी टाइल्स है आप देखिए बच्चों, कि एक लाइन में जैसे 10 टाइल यहाँ पर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 टाइल है। तो एक लाइन को हम पूरी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस लाइन को पूरी को हम एक रंग से रंग देंगे, ठीक है। फिर हम 10-10 टाइलों को रखते हैं। तो 10-10 टाइलों को रंगेंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ 10 तक टाइल रंगेंगे तो 10 की 2 लाइन बनेंगी। तो इनको हम दूसरे रंग से रंग देंगे। फिर हम क्या करेंगे, तीसरी बार में 4 टाइलों को लेंगे, 1, 2, 3, 4। तो 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 20 टाइल पूरी करने के लिए हमें 5 खाने तक ये पूरी रंगनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको रंग सकते हैं। तो इनमें रंग आप अपने आप भर लेना, हमने भरा नहीं है, हमने गुणनखंड आपको बता दिए। अब शुरू होता है अभ्यास कार्य। निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो देखिए 25 के गुणनखंड है 1, 25 में जिन संख्याओं को भाग जाता है 1, 5 और 25। 36 में कौन कौन सी संख्याओं को भाग जाएगा, क्या क्या गुणनखंड होंगे, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का, 4 का, 6 का, 9 का, 12 का, 18 का और 36 का। तो ये इसके गुणनखंड है। फिर 45 में कौन कौन सी संख्याओं को जाता है, 1, 3, 5, 9, 15 और 45 का खुद का। तो ये इसके गुणनखंड है। और 22 में 1 का, 2 का, 11 का और 22 का जाता है। तो ये इसके गुणनखंड कहलाएंगे। फिर है दूसरा सवाल, दी गई संख्याओं के प्रथम 3-3 सार्वगुणज लिखिए। तो इनके सार्वगुणज लिखने हैं अपने को। तो देखिए सार्वगुणज कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए 8 के और 12 के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 के गुणज लिख दिया, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 72 तक, ठीक है।
12 के गुणज लिख दिए, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 चौथे 84। अब इनमें से सार गुणज छांटने, यानी कि दोनों में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं? दोनों में आ रही है यहाँ, एक तो आ रही है 24, फिर दूसरी आ रही है 48, तीसरी आ रही है 72। तो ये 3 संख्याएं हमको लिखनी थी, प्रथम 3 सार गुणज, तो हम इनको लिख देंगे। प्रथम 3 सार गुणज 24, 48 और 72 है, तो आंसर हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर 6 और 9, दूसरा सवाल है इसमें 6 और 9 के गुणज, तो 6 और 9 के गुणज भी लिख लेंगे ऐसे ही। 6 का पहाड़ा यहाँ तक लिख लिया, 9 का पहाड़ा लिख लिया। इन दोनों में से 18, 36 और 54, तो ये प्रथम सात गुणज हो गए 18, 36 और 54। ठीक है, फिर है 10 और 15, 10 और 15 का भी ऐसे ही पहाड़ा लिख लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, और 15 का भी पहाड़ा लिख लिया, 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौक 60। ठीक है, पूरा लिख दिया यहाँ तक। अब इनमें छांट लेंगे, 30, 30, 60, 60 और 90, 90 ये मिल रहे हैं, तो ये प्रथम सार गुणज कहलाएंगे। तीन सार गुणज हमको लिखने हैं यहाँ। फिर चौथा सवाल है 12 और 18 के, तो 12 का पहाड़ा लिख लिया, 18 का पहाड़ा लिख लिया, और इनमें से कौन कौन सी संख्याएं मिल रही हैं? 36, 36, 72, 72 और 108, 108। तो यहाँ पर हमने इनको निकाल कर लिख दिया उत्तर के रूप में। ठीक है, प्रथम 3 सार गुणज बराबर 36, 72 और 108 है। फिर है इसके बाद में ये सारे सवाल हमारे ये कंप्लीट हो गए। अब हम आगे का सवाल देखते हैं। गुणज लिखिए। पहला सवाल है 5 के गुणज जो 60 से छोटे हों, तो 5 के वे गुणज लिखते हैं जो 7 से छोटे, 60 है ना ये, 60 इससे छोटे हों। तो देखिए इनको कैसे लिखेंगे हम, ये देखिए 5 के गुणज जो 60 से छोटे हैं वे हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 और 50 और 55। ये 60 से छोटे हैं, 55 से आगे 5 जोड़ेंगे 60 आ जाएगा, जो हमको लिखना नहीं है। तो यही हमारा उत्तर है। फिर दूसरा सवाल है इसमें 8 के गुणज जो 50 से बड़े और 100 से छोटे हैं, तो 8 के गुणज लिखने हैं अपने को। तो 8 का पहाड़ा देखो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 सतु 56। तो 50 से बड़े कौन से आएंगे? 56, 8 अट्ठे 64, 8 नम 72, 8 दाई 80 और 8 88 और 8 96। उसके बाद में 100 से छोटे यानी कि 98 तक ही हमको लिखने हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला सवाल देखिए, संख्या 6 एवं 8 के सभी सारगुणज लिखिए जो 100 से छोटे हों। 6 और 8 के सभी सारगुणज लिखने जो 100 से छोटे हों। यहाँ देखिए 8 के गुणज ज्ञात करेंगे पहले। ये वाला सवाल है। हाँ, यहाँ 6 के गुणज लिखेंगे सब, तो 6 का पहाड़ा पूरा लिख दिया हमने यहाँ पर, आगे भी बढ़ाते हुए 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छिंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60, 60 और 6 66 और 6 72, 6 78, 6 84, 6 90 और 6 96। 8 के भी लिख देंगे, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 6 55, 8 अट्ठे 64, 8 9 72, 8 दाई 80 और 8 88 और 8 96। दोनों हम लिख लिए। अब इनके सार गुणज जो 100 से छोटे हैं, तो कौन कौन से हैं मिलते हुए इनमें? सबसे पहले जो संख्या मिल रही है वो है 24, फिर 48, फिर 72 और फिर 96। ठीक है, तो इनको हम निकाल के यहाँ लिख देंगे 24, 48, 72 और 96। ये सार गुणज है जो 100 से छोटे हैं। आ गया समझ में? अगला सवाल देखेंगे अब। पीयूष एवं अमित एक मैदान के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। पीयूष 5 मिनट में एक चक्कर लगाता है और अमित 6 मिनट में एक। साथ साथ दौड़ना शुरू करने के लिए कितने समय बाद दोनों एक जगह होंगे? तो यहाँ पर देखिए दोनों को एक जगह आने में फिर कितना देर लगेगी, कब मिलेंगे? तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे इसको। दोनों के एक साथ मिलने का समय 5 और 6 का लघुत्तम समावर्त्य होगा, यानी कि दोनों का जो सबसे छोटा गुणज आएगा ना, वो उसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर उत्तर आएगा 30 मिनट। और इसको बच्चों आपके अनुसार आप हल करेंगे। 5, 10, 15, 20, 25,
30, ठीक है ना। और 6 के भी लिख लेंगे 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो यहाँ सबसे पहले मिल रहा है 30 दोनों में, तो यहाँ 30 इसका एलसीएम होता है। जो सबसे छोटा गुणज पहली बार मिलता है वो उसका एलसीएम होता है, लघुत्तम समावर्त्य होता है। और यही 30 जो मिनट का समय होगा जब वे दोनों वापस एक साथ मिल जाएंगे। फिर है 3 अलग अलग बर्तनों में क्रमशः 15, 16 एवं 18 लड्डू रखे हुए हैं। किस बर्तन में लड्डुओं को सबसे अधिक प्रकार से बराबर बराबर बांटा जा सकता है? 3 बर्तनों में, एक में 15 लड्डू हैं, दूसरे में 16 और तीसरे में 18। किस बर्तन में लड्डुओं को सबसे अधिक प्रकार से बराबर बराबर बांटा जा सकता है? ठीक है, तो इस सवाल को देखिए। यहाँ प्रत्येक संख्या के गुणनखंड, जो लड्डू की संख्या पहली थी 15, तो 15 के गुणनखंड 1, 3, 5, यानी 15 में किस किस संख्या का भाग जाएगा? 4 प्रकार से। 16 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 8, 16, यानी इनका भाग जाता है 16 में। तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 प्रकार से बांटा जा सकता है। और 18 के गुणनखंड है 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ये 6 प्रकार से। तो सबसे अधिक की पहचान इनमें सबसे अधिक प्रकार कौन सा है? 6 प्रकार से इनको बांटा जा सकता है, ठीक है ना। 18 लड्डू वाले बर्तन में सबसे अधिक बार बांटा जा सकेगा, ठीक है। फिर अगला सवाल है इसका, संख्या 3, 5 और 15 का सबसे छोटा सार्वगुणज लिखिए। तो इसमें भी वही करना है अपने को, इनके गुणज लिख करके और सबसे पहले जो मिलेगी संख्या उसको हम मिलान करेंगे। तो आप बच्चों अपनी कॉपी में 3 का पहाड़ा लिख लीजिए। 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, ठीक है। और फिर 5 का पहाड़ा, 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और फिर 15 का पहाड़ा लिख लिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो सबसे पहले कौन सी संख्या मिल रही है? तीनों में 15, तो 15 यहाँ उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, संख्या 60 और 120 का वह सार्वगुणज ज्ञात कीजिए जो 600 से छोटे हों। तो यहाँ पर देखिए 60 का पहाड़ा लिख लिया, 60, 120, ठीक है ना। 6 का पहाड़ा लिख लो और उसके इकाई के स्थान पर 0 लगा लो। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 7 42, 6 अट्ठे 48, 6 नाम 54, 6 1 60 और इनके आगे 0 लगा दी। तो 60, 120, 180 ये संख्याएं बन जाती हैं। और 120 की संख्या भी ऐसे लिख लिए, 120 में 120 जोड़ेंगे 240, फिर 120 और जोड़कर लिखेंगे 360, फिर 480 और फिर 600। तो सबसे पहले इसमें कौन सी संख्या मिल रही है? ये देखिए 600। सार्वगुणज जो 600 से छोटे हैं। और कौन सी संख्या मिल रही है? 120, 240, ये भी 120, 240 और फिर 360, फिर 480 और फिर 600। तो 600 से छोटे कौन से होंगे इनमें? 120, 240, 360 और 480, ठीक है। तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। फिर है संख्याओं 10, 15 और 20 का सबसे छोटा सार्वगुणज लिखिए या ज्ञात कीजिए। 20, 40 और 60 का। इसमें भी बच्चों आपको ऐसे नहीं करके आपको करना है पहाड़े लिखकर। पहले 20 के गुणज लिखिए, 20, 40, 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छिंग 120, ठीक है। और फिर 40 का पहाड़ा लिखिए, 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 40 चौके 160, ठीक है। फिर 60 का पहाड़ा, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 60 तिया 180, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सी संख्या मिल रही है सबसे पहले? मेरे हिसाब से इसमें से 120, 120 और 120 ये 3 संख्याएं मिल रही हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा 120। एलसीएम ज्ञात करने की जो छोटी विधि होती है, अलग विधि होती है, वो आपकी आगे की क्लास में आएगी, 6ठी 7वीं में। तब तक आपको ऐसे पहाड़े लिख करके ही एलसीएम निकालना है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसी के साथ में ये आपके सारे ही सवाल हमने कंप्लीट करवा दिए हैं।
एक सवाल और रह गया है ये। हाँ, संख्याओं 10, 15 और 20 का सबसे छोटा सारगुणज लिखिए। यहाँ देखिए, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। 10 का पहाड़ा लिखेंगे, फिर 15 का पहाड़ा लिखेंगे, फिर 20 का पहाड़ा लिखेंगे और फिर जो संख्या मिल रही है वो उसका उत्तर होगा। देखो 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 50, 60, 70। फिर 15 का लिखेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60, 15 5 75। फिर 20 का पहाड़ा लिखेंगे, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80। अब इनमें से देखिए कौन सी संख्या मिल रही है सबसे पहले। इन तीनों में कौन सी संख्या सबसे पहले मिल रही है? 20 नहीं मिल रही, 30 नहीं मिल रही, 40 नहीं मिल रही, फिर 60 मिल रही है। ये 60 तीनों में आ रही है सबसे पहले। तो ये इसका लघुत्तम समावर्तय कहलाएगा और उत्तर आ जाएगा 60। ठीक है, तो आपको ये पहाड़े लिख के और संख्या आपको सारगुणज ज्ञात, लघुत्तम समावर्तय यानी एलसीएम ज्ञात करना है। इसी के साथ में बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से ये सवाल कि कैसे सारगुणज को निकाला जाता है और कैसे गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं और कैसे गुणज ज्ञात किए जाते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद।